हो गया। चलिए लिखिए, लिखिए दिल्ली सल्तनत की कर व्यवस्था, हेडलाइन है दिल्ली सल्तनत की कर व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की कर व्यवस्था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की कर व्यवस्था, कर व्यवस्था लिखिएगा। जब तक लिखवाना नहीं शुरू करते आप लोग कॉपी कलम नहीं निकालते हैं ना, पहले शांति से बने रहते हैं, जब लिखवाने लगते हैं तब कॉपी खोलते हैं। लिखिए, लिखिए शरीयत के अनुसार, शरीयत के अनुसार, शरीयत के अनुसार, इस्लामी कानून, शरीयत के अनुसार चार तरह के कर मान्य थे, चार तरह के कार्य कर, चार तरह के कर मान्य थे। टैक्स, हाँ मान्य थे, मान्य थे। लिखिए, पॉइंट बदल के लिखिएगा। दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में धार्मिक कर, धार्मिक कर, धार्मिक कर तथा तथा धर्मनिरपेक्ष कर, तथा धर्मनिरपेक्ष कर जो धर्म से संबंधित नहीं होता था, तथा धर्मनिरपेक्ष कर लिया जाता था, लिया जाता था, लिया जाता था। पहला लिखिए, पहला चूंकि शरीयत के अनुसार चार कर मान्य था ना, उसमें पहला लिखिए, पहला ज़कात, 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 ज़कात या सदका ये धार्मिक कर होता था। ज़कात, ज़कात, ज़कात या इसी को सदका भी बोलते हैं, ज़कात या सदका, इसके बारे में लिखिएगा। यह धार्मिक कर होता था, यह धार्मिक कर होता था, धार्मिक कर होता था तथा तथा जजिया, खुम्स, नहीं अभी सेम लाइन में ही लिखना है, फिर पॉइंट वाइज सबको लिखवा देंगे। तथा जजिया, खुम्स, खराज, पहले वर्गीकरण कर रहे हैं धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष वाले को। खुम्स, खराज धर्मनिरपेक्ष कर थे, धर्मनिरपेक्ष कर थे। खुम्स को गनीमा भी कहते हैं, गनीमा कर भी इसको कहते हैं। तथा जजिया, खुम्स या गनीमा, कौमा, खराज धर्मनिरपेक्ष कर थे। अब लिखिए, पहला पॉइंट दीजिएगा ज़कात या सदका, ये पहला पॉइंट में दीजिएगा चूंकि धार्मिक कर है, तो लिखिए ज़कात, नहीं लिखे अभी, लिखिए ज़कात या सदका, इसके बारे में लिखिए। ज़कात या सदका लिखिए, धनवान मुसलमानों पर लगाया जाता था, यानी कि अमीर मुसलमानों पे, धनवान, धनवान यानी अमीर मुसलमानों पर लगाया जाता था। यह उसकी संपत्ति का, यह उसकी संपत्ति का यानी जिस पे लगता था उसकी संपत्ति का 2.5% होता था, 2.5, 2.5% होता था।
इस कर का उपयोग, पॉइंट बदल के लिखिएगा, पॉइंट बदल के, इस कर का उपयोग, इस कर का उपयोग, ये जो कर लिया जाता था इसका उपयोग, इस्तेमाल इस्लाम धर्म के, इस कर का उपयोग इस्लाम धर्म के, इस्लाम धर्म के गरीबों, गरीबों, महिलाओं, कॉमा देके लिखिएगा, महिलाओं, कॉमा, बच्चों, बच्चों, बच्चों आदि के विकास के लिए, आदि के विकास के लिए, आदि के विकास के लिए होता था, होता था, होता था। ठीक, ये हो गया। दूसरा कर लिखिएगा, दूसरा कौन सा था? जजिया। लिखिए जजिया, जजिया, यह गैर मुसलमानों के, यह गैर मुसलमानों के, यह गैर मुसलमानों के, यह गैर मुसलमानों के संपत्ति, संपत्ति तथा, तथा सुरक्षा के लिए, तथा सुरक्षा के लिए लगाया जाता था, के लिए लगाया जाता था, लगाया जाता था। फिर लिखिए, कर देने वाले को, इसी में जजिया में ही, कर देने वाले, कर देने वाले, कर देने वाले करदाता को, जो टैक्स पेयर है, कर देने वाले करदाता को जिमी कहा जाता था, जिमी, जिमी कहा जाता था, जिमी, जिमी कहा जाता था, हाँ जिमी कहा जाता था, जिमी। पहले भी आप लोग को इसके बारे में तो बताए ही होंगे, जब इस्लाम हम स्टार्ट किए थे तो उसमें बताए थे ना इसके बारे में, मध्यकाल की शुरुआत में बताए होंगे। बताया था ना कि जब सऊदी अरबिया में इस्लाम धर्म फैला तो वहां तो जनजाति इलाका था, तो वहां तो सभी ने इस्लाम कबूल कर लिया पैगंबर के अधीन। लेकिन पैगंबर साहब के बाद जैसे सऊदी अरबिया से जब वो इस्लाम बाहर निकला तो उस इलाके में बहुत सारे यहूदी भी थे, ईसाई भी थे। तो यहूदी और ईसाई जो लोग हैं उनको लगा कि देखिए इस्लाम में क्या है ना कि एक धर्म इस्लाम, एक जाति मुसलमान, सीधा ये था। लेकिन अब ये तो अलग धर्म के हैं, ईसाई और यहूदी, जाति भी इनकी अलग है। तो ऐसे में अगर वो टैक्स नहीं देंगे या उनको, जैसे उन्होंने धर्म परिवर्तन अगर नहीं किया तो किस आधार पर उनसे टैक्स लिया जाए, क्योंकि ज़कात तो मुसलमानों के ऊपर टैक्स लगता था, उनसे कौन सा टैक्स लिया जाए। तो उन्होंने उनको क्या कहा? जिमी कहा, जो गैर मुसलमान हैं। उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है आप धर्म परिवर्तन मत कीजिए, आप आराम से अपने धर्म को मानिए, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा संपत्ति सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने उनको क्या कहा? जिमी, यानी जो गैर मुसलमान है उनको क्या कहा गया? जिमी। और उनसे क्या लिया गया? जजिया कर। तो जिमी से ही बना है जजिया, ठीक है, यही था जजिया कर। आगे लिखिए, जजिया हो गया। दूसरा लिखिए खुम्स। तीसरा कौन सा टैक्स है हमारा? खुम्स, खुम्स या खिराज, खुम्स या गनीमा, इसके बारे में लिखिए। यह खुम्स या गनीमा लिख करके डैश दीजिए, खुम्स ऑब्लिक गनीमा, गनीमा, ठीक है ना, गरिमा मत लिख दीजिएगा, गनीमा ही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग अशुद्धि काफी ज्यादा करते हैं। जो पीछे वाले होते हैं उनको तो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन जो आगे रहते हैं उनको तो दिख जाता है, या सीसीटीवी कैमरा से फिर हमको देखना पड़ेगा सबका कॉपी, आगे का तो दिख जाता है। आपकी क्लास की जो होनहार स्टूडेंट में से एक होते हैं वो ऐसी गलती भी कर देते हैं कई बार, जो मेंस में लिख रहे हैं, हम लिखा है कार्य तो वो लिखे हैं कार, तो ऐसी गलती मत नहीं करना है, ठीक है, पहले भी गलती कर चुके, ऐसी गलती नहीं करना है, कम से कम वर्तनी शुद्ध लिखना है। हर्षिकार दीर्घिकार में थोड़ी बहुत रहती है गुंजाइश एक दो शब्द एक पेज में, लेकिन अगर आप वर्तनी ही गलत करेंगे, आप कार, कार्य को कार लिखेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी ना, ऐसे किसी भी परीक्षा को तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे में लिखिए इसके बारे में, खुम्स और गनीमा के बारे में। यह लूट, यह लूट, यह लूट, लूट ऑब्लिक युद्ध, लूट ऑब्लिक युद्ध का, यह लूट का माल होता था, यह लूट का ऑब्लिक युद्ध का माल होता था,
जिसमें जिसमें से जिसमें से जिसमें से जिसमें से 4/5 भाग 4/5 भाग। अच्छा, जिसमें से लिखे हैं ना, उसके ऊपर ऐसे तीर निकाल के लिख दीजिएगा सामान्यतः। जिसमें से सामान्यतः 4/5 भाग, जिसमें से सामान्यतः 4/5 भाग सैनिकों को मिलता था, सैनिकों को मिलता था, सैनिकों को मिलता था, तथा तथा 1/5 भाग 1/5 भाग सुल्तान सुल्तान को मिलता था। 1/5 भाग सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे उनको मिलता था। किंतु 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 अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तथा तथा मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस क्रम को उलट दिया गया। इस क्रम को उलट दिया गया। इस क्रम को उलट दिया गया। अर्थात सैनिकों को 1/5 भाग अर्थात सैनिकों को 1/5 भाग सैनिकों को 1/5 भाग तथा तथा सुल्तान को 4/5 भाग मिलता था। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मजबूत शासक होते थे ना सल्तनत में, जब, तो उनके समय में वो ज्यादा लेते थे 4/5 हिस्सा, और इनकी स्थिति उस समय कमजोर होती थी। पहले भी आपको ये सब पढ़ाए हैं। और जो कमजोर शासक होते थे तो इनकी स्थिति मजबूत हो जाती थी, 4/5 ये ले लेते थे। ठीक है, अगला कौन सा है? खिराज। लिखिए, खिराज कर। खिराज कर, इसके बारे में लिखिए। खिराज के बारे में, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था या होता था। ठीक है, ये वो कर है जो शरीयत के अनुसार ठीक था, जो इस्लामिक परंपरा के अनुसार ठीक था, इस्लाम धर्म के अनुसार। अब लिखिएगा कुछ अन्य कर। पॉइंट बदल के कुछ अन्य कर भी थे, उसमें लिखिए कुछ अन्य कर। उसमें पहला लिखिएगा, कुछ अन्य कर में पॉइंट भी दे सकते हैं, उस्र कर। इसमें लिखिए, उस्र कर में लिखिए, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला, यह मुस्लिम किसानों से कर दीजिएगा, यह मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला, यह मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला, हाँ, जो किसान होते थे, मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। भूमि कर होता था। यह उपज का, यह कुल उपज का जो उत्पादन होता था, कुल उपज का 1/10 भाग होता था। कुल उपज का 1/10 भाग होता था। ठीक है, यानी कि 10 किलो अनाज हुआ तो 1 किलो
सुल्तान ले लेगा। ठीक है ना। दूसरा लिखिए, अन्य कर में एक और लिखिए, अन्य कर में एक और लिखिए तो अब वाव कर, अब वाव कर, अब वाव कर, इसी को बोलते हैं घड़ी एवं चरी कर। ब्रैकेट में कर दीजिएगा, अब वाव कर, इसी को ब्रैकेट में लिखिएगा घड़ी एवं चरी कर। घड़ी लिखिएगा, घड़ी नहीं, ये घड़ी है, घड़ी नहीं है। वैसे र और र में काफी समानता हो जाता है कई बार, बिहार में तो खास करके सबसे ज्यादा होता है। उत्तर बिहार के जितने भी विद्यार्थी होते हैं ना, वो जानते हैं र को कैसे लिखते हैं। उत्तर बिहार में ऐसा देखा गया है, या आप देख भी सकते हैं, वो र को ऐसे लिख देते हैं। ये होता है, वो लिखते हैं ऐसे, चलता है इतना। राजस्थानी में भी थोड़ी बहुत आप देखेंगे ड़ का इस्तेमाल ज्यादा होता है, घड़ी सा ऐसे करके बोलते हैं ना वो लोग। यहाँ पे रबड़ अगर लिखना हो तो आप कैसे रबड़ को लिखते हैं, रबड़, एक होता है रबड़। ये काफी चलता है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की अगर आप बात करेंगे तो ये र और र काफी चलता है। खैर, तो लिखिएगा, इसके बारे में लिखिए, अब वाव कर में लिखिए यह, यह, हालांकि इसके बारे में तो हमको लगता है लिखा चुके हैं ना आपको, कि घरों के ऊपर जो छप्पर होता है उस पर टैक्स लगता था, और जो चराई भूमि होती है, चारागाह भूमि, उस पर टैक्स लगता था। नहीं लिखवाए हैं, लिखिए, लिखिए इसमें, यह घरों के छप्पर पर, यह घरों के छप्पर पर, हाँ, घरों के छप्पर पर लगने वाला कर था, लगने वाला कर होता था, लगने वाला कर होता था, तथा, तथा, चरी भी तो है, लिखिए, तथा चारागाह भूमि पर, तथा चारागाह भूमि पर, चारागाह भूमि पर लगने वाला कर, लगने वाला कर था, लगने वाला कर था। तीसरा लिखिएगा, हक ए सर्व, इसी को आप बोलते हैं सुर्ष। हक ए सर्व, हक ए सर्व, इसी को आप सुर्ष भी कहते हैं, इसी को आप सुर्ष भी कहते हैं। लिखिए इसमें, इसके बारे में लिखिए, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, यह फिरोज शाह तुगलक, FST, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था, यह एक सिंचाई कर होता था, यह एक सिंचाई कर होता था, सिंचाई कर होता था, तथा, तथा कुल उत्पादन का, तथा कुल उत्पादन का 1/10 भाग होता था, कुल उत्पादन का 1/10 भाग होता था। ठीक हो गया। तो ये कुछ टैक्सेशन व्यवस्था थी, और भी था लेकिन आपको ये कुछ महत्वपूर्ण था। इस तरह क्या लिखेंगे, अब लिखिए हेडिंग देके, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। अब लिखिएगा पॉइंट में, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से इक्ता को, इक्ता को, इक्ता तो जानते ही हैं प्रांत स्तर पे होता था, इक्ता को
एकता को सिक, सिक, आप सिक को जिला कह सकते हैं। एकता को सिक, ब्रैकेट में लिखिएगा जिला, में बांटा गया था, सिक में बांटा गया था, बांटा गया था, बांटा गया था। फिर लिखिएगा इसी में, सिक के प्रधान को, यानी कि जिले के प्रधान को सिकदार कहा जाता था। सिख के प्रधान को सिकदार कहा जाता था। सिकदार, सिकदार, सिख हुआ ना, तो सिकदार। तुलना कर रहे हैं उस समय से आज की। आप कह सकते हैं एक तरीके से डीएम, डीएम हुआ ना, जिले का प्रधान हो गया एक तरीके से, डीएम भी कह सकते हैं। सिकदार कहा जाता था, ठीक है। लिखिए, सिकदार के अधीन, मतलब ये क्या करता था, इसका काम क्या था वो बता रहे हैं। सिकदार के अधीन, पॉइंट बदल के इसी में, सिकदार के अधीन एक सैन्य दल होता था। एक सैन्य दल, यानी कि सेना की एक टुकड़ी होती थी छोटी सी, सैन्य दल होता था, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से वह विद्रोहियों का दमन, वह विद्रोहियों का दमन एवं एवं लगान की वसूली करता था, एवं लगान की वसूली करता था। ठीक, करता था। फिर दूसरा में लिखिएगा परगना। अब ये नीचे कहां चला जाएगा, परगना। आप इसकी तुलना प्रखंड से कर सकते हैं आज के हिसाब से, जिला से प्रखंड में बटेगा परगना। इसमें लिखिए, जो सिख था परगना में बटा होता था, सिख परगना में बटा होता था। परगना में बटा होता था। इसके प्रमुख को, इसके प्रमुख को आमिल कहा जाता था, आमिल, इसके प्रमुख को आमिल कहा जाता था। इसका कार्य, इसका कार्य लगान वसूली करना होता था, लगान वसूली करना होता था। लगान वसूली करना होता था। लगान वसूली करना होता था, ठीक है। वसूली को बड़ा करना है, वसूली छोटा मोटा चीज नहीं होता है, वसूली बड़ा चीज होता है, उसको बड़ा कीजिए। ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, ठीक है ना। वसूली छोटी चीज नहीं होती है, बड़ी चीज होती है, तो ये भी बड़ी होगा ना उसमें। क्या वसूली छोटी चीज होती है? तब गोलमाल में देखिए वसूली भाई को, छोटा दिखता है आपको वो? लिखिए, क्या लिखवा रहे थे? हाँ, वसूली करना होता था। लिखिएगा, एक अन्य अधिकारी, हाँ उसी में पॉइंट चेंज करके, एक अन्य अधिकारी, एक अन्य अधिकारी कारकुन होता था। एक अन्य अधिकारी कारकुन, कारकुन होता था, कारकुन, कारकुन, कारकुन होता था, कारकुन होता था, जिसका कार्य, जिसका कार्य, जिसका कार्य राजस्व का,
राजस्व का लेखा जोखा, जिसका कार्य राजस्व का लेखा जोखा करना होता था, लेखा जोखा करना होता था, करना होता था। ओह, माहिष्मती के होने वाले वंशज, शांति से, पीछे लेट आए हैं ना। लिखिए लिखिए, बाकी लोग लिख रहे हैं, लिखिए लिखिए। वसूली का कार्य करना होता था। ठीक है, अगला हो गया ना लेखा जोखा। अगला पॉइंट लिखिए ग्राम। ग्राम, सबसे लास्ट में ग्राम आएगा। ग्राम लिखिए। परगना कई ग्रामों में बटा होता था, परगना कई ग्रामों में बटा होता था, परगना कई ग्रामों में बटा होता था। ग्राम प्रशासन, ग्राम कई ग्राम में बटा होता था। फिर लिखिए ग्राम कौमा देके लिखिएगा। प्रशासन की, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, आज भी होती है। ग्राम कौमा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, सबसे छोटी इकाई होती थी। खूत मुकद्दम एवं चौधरी, खूत मुकद्दम एवं चौधरी, खूत मुकद्दम एवं चौधरी, खूत मुकद्दम एवं चौधरी ग्राम के प्रमुख अधिकारी होते थे, ग्राम के प्रमुख अधिकारी होते थे, ग्राम के प्रमुख अधिकारी होते थे। ठीक है, होते थे। फिर लिखिएगा पॉइंट चिन्ह के उसी में, पटवारी, 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 पटवारी का कार्य, पटवारी का कार्य लगान वसूलने का होता था, पटवारी का कार्य लगान वसूलने का होता था, लगान वसूलने का होता था। ठीक है, तो पटवारी क्या करेगा, लगान वसूलेगा। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत में पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है ऊपर से नीचे की ओर। अब लिखिए हेडिंग देके सैन्य व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था। अच्छा देखिए ऐसे काट, देखिए कोई जो शुरू में लिख दिए हैं सैन्य व्यवस्था, तो फिर उसको काट करके दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था मत लिखिए, इसमें तो आसान काम है। अगर किसी ने सैन्य व्यवस्था पहले लिख दिया है तो बाद में लिख दीजिए ब्रैकेट में दिल्ली सल्तनत, और किसी ने पहले दिल्ली सल्तनत लिखा है तो फिर तो जोड़ ही सकते हैं दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था। सिंपल है एकदम। ठीक है, तो लिखिए, इसमें लिखिए पांडे के लिखिएगा दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था तुर्की एवं, तुर्की एवं मंगोल पद्धति पर, तुर्की एवं मंगोल पद्धति पर, तुर्की एवं मंगोल पद्धति पर आधारित थी या आधारित होती थी, आधारित थी। पॉइंट बदल के लिखिएगा। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ किया, शुभारंभ किया, सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ किया। उसने हस्म एक कल्व, उसी में इल्तुतमिश किया है हस्म एक कल्व, हस्म एक कल्व ब्रैकेट में लिखिएगा केंद्रीय सेना कल्व, हस्म एक कल्व ब्रैकेट में लीजिएगा केंद्रीय सेना,
का गठन करके, का गठन करके, का गठन करके उन्हें, का गठन करके उन्हें इक्ता या अक्ता प्रदान किया था। प्रदान किया था। इक्ता व्यवस्था तो आप लोग को मालूम ही होगा, वेतन के बदले भूमि दे देना। अलाउद्दीन खिलजी ने नकदी वेतन देना शुरू किया था ना, उससे पहले तो इक्ता ही चल रहा था, एक जमीन का टुकड़ा ही दे देना। और जो पैसा बचता था, जो केंद्रीय प्रशासन में जाता था, उसको क्या बोलते थे? फवाजिल, है ना, लिखवाए है ना। फिर लिखिएगा हस्म ए, दूसरा लिखिएगा एक हस्म ए, हस्म ए अतराक, हस्म ए अतराक लिख ही देते हैं, देखिए हस्म ए अतराक, ठीक है। ये हो गया आपका प्रांतीय सेना। प्रांतीय सेना, हस्म ए अतराक प्रांतीय सेना का गठन भी, का गठन भी किया था। इल्तुतमिश के बारे में है, का गठन भी किया था, का गठन भी किया था, ठीक है। पॉइंट बदल के लिखिए। बलवन, बलवन को सैन्य विभाग, बलवन को सैन्य विभाग तथा अलाउद्दीन खिलजी को, तथा अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को स्थायी सेना के गठन का, अस्थाई सेना के गठन का, स्थायी सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। स्थायी सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है। आगे लिखिएगा मंगोल सेना का वर्गीकरण, पॉइंट बदल के, मंगोल सेना का वर्गीकरण, मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव पद्धति पर आधारित होता था, दशमलव पद्धति पर आधारित होता था, आधारित होता था। आधारित होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल पद्धति, मंगोल पद्धति ब्रैकेट में दीजिएगा दशमलव पद्धति, मंगोल पद्धति ब्रैकेट में दशमलव पद्धति में में आमूल चूल परिवर्तन करके, में आमूल चूल परिवर्तन यानी छोटा मोटा परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन करके, आमूल चूल परिवर्तन करके, छोटा मोटा परिवर्तन करके दिल्ली सल्तनत में लागू किया था, दिल्ली सल्तनत में लागू किया था। लागू किया था। फिर लिखिएगा पॉइंट बदल के, वर्णी के अनुसार, वर्णी के अनुसार दशमलव प्रणाली थी, अली के डैश दीजिएगा, लिख करके डैश दीजिएगा वर्णी के अनुसार। इसमें लिखिएगा डैश दे करके पहला में सरखेल, सरखेल, और लिखिएगा 10 घुड़सवारों का, 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान, 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान।
ठीक है, सरखेल 10 घुड़सवार की टुकड़ी का प्रधान होता था। दूसरा में लिखिएगा सिपह सालार, ठीक है, इसमें दशमलव पद्धति है ना, एक एक शून्य बढ़ाते जाना है। इसका मतलब आप लोग समझ जाते हैं ना, यही चीज है, ठीक है। ऐसे यहां से एक चीज चेंज होगा, ऑब्लिक, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 10 सरखेल का भी प्रधान होता था? ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं क्या? सेम देखिए, देखिए इसके बाद होता था अमीर, मलिक, खान, इस चीज को समझे ना, जो सिपह सलार है 10 बढ़ गया इसका, तो 100 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान हेड हुआ ये। क्या हम इसी बात को लिख सकते हैं कि 10 सरखेल का प्रधान हुआ? लिख सकते हैं ना, 10 सर्कल बराबर कितना घुड़सवार? 100 हो गया। 10 को यहां से मल्टीप्लाई, देखिए यहां से 10 को मल्टीप्लाई खाली करते चले जाइए, मिलता चला जाएगा आपको, है ना, 10 10 से करते चले जाइए। तो अमीर का कितना होगा? घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान। तो यहां पे कितना कर सकते हैं? 100 सरखेल कर सकते हैं, या हम 10 सिपह सलार भी तो कर सकते हैं। एक ही बात हुआ, हम 10 सिपह सलार कर देते हैं, 100 सर्कल भी कर सकते थे, 10 सिपह सलार भी कर सकते हैं। का प्रधान, यही हुआ ना, का प्रधान, का प्रधान लिख ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब ये बताइए मलिक में कितना होगा? घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान कह सकते हैं। अच्छा, ये कितने अमीर का प्रधान होगा? ठीक है, लिख सकते हैं। खान कितने? 1 लाख घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान, ठीक है। और यहां पे 10 क्या? मलिक, मलिक का प्रधान लिख सकते हैं। अब राष्ट्र में आपको कौन है? सुल्तान। आप सुल्तान को लिख सकते हैं, सुल्तान को आप लिख सकते हैं 10 खान का, या इसमें कितना लाख हो गया? 10 लाख हो गया ना एक तरीके से, 10 लाख का। या आप ये भी लिख सकते हैं कि 10 खान का प्रमुख। ठीक है, लिख लीजिए इसको, ये सैन्य व्यवस्था है पूरा। सैन्य व्यवस्था है पूरा, क्लियर है ना? ये समझ में आ गया ना आप लोग को? आ गया ना? ठीक। अब सवाल आपसे जानते कैसे बनेगा? देखिए, अगर छोटे मोटे एग्जाम की बात करें तो सिंपल सवाल बनता है उसमें, उसमें आपसे सीधे पूछ लेंगे कि सैन्य व्यवस्था में सबसे छोटा पद किसका होता था? सरखेल का सबसे छोटा। और सबसे बड़ा पद अगर आपसे पूछे तो, और अगर आपको ऑप्शन में सुल्तान दे ही ना, तब तब खान मारिएगा। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ये सिस्टम चल रहा है, बढ़ते हुए क्रम में ये चल रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर। हो सकता है कि आपको 3 क्रम में भी दे दे, केवल यही तीनों पूछ ले आपको, ये तीनों, ये भी हो सकता है कि केवल आपको ये तीनों वाला पूछ ले आपसे, और पूछे इनमें से क्रम से लगाए बड़ा से छोटा की ओर। आपसे ये सवाल भी हो सकता है, और वहां से भी आपको चेंज कर सकते हैं। हम 100 अमीर का प्रधान न लिख करके 100 सिपह सलार का प्रधान लिख देंगे। बात को समझ रहे हैं ना? यहां से भी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय काफी मतलब हार्ड व्यवस्था थी, नकदी वेतन भी शुरू किया था, दाग हुलिया आप लोग को याद ही होगा,
उसने शुरू कर दिया था, दाग एवं हुलिया वाला, है ना। सैनिकों का पूरा हुलिया होता था ना। इसके अलावा दाग व्यवस्था, जो घोड़ों को दागा जाता था, पहले ही आपको सब बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं। तो अलाउद्दीन के समय काफी हार्ड व्यवस्था होता था, ठीक है। और एक तो आपको पता ही है सॉफ्ट व्यवस्था होता है, सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, है ना। समसामयिक में आप देखेंगे तो हार्ड पावर का इस्तेमाल कौन देश करता है, ज्यादातर जो अमीर कंट्री है जैसे अमेरिका खास करके विशेष करके करता है हार्ड पावर। और एक होता है सॉफ्ट पावर, जिसका इस्तेमाल कौन करता है, भारत सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है। मालदीव देखिए कुछ भी बोल देता है, हम लोग कुछ नहीं करते, सॉफ्ट तरीके से करते हैं। सॉफ्ट पावर में कई तरह के होते हैं, है ना क्या। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल सॉफ्ट पावर का कौन करता है, महिलाएं करती हैं सबसे ज्यादा। रोना धोना, रोना धोना शुरू तो काम बन जाता है, और उसमें भी नहीं तो चुप हो जाना। मौन तो सबसे बड़ी अभिव्यंजना है, शांत रहना सबसे खतरनाक होता है, वो भी एक सॉफ्ट पावर होता है। बोलना ही बंद कर देना कि सामने वाला झुके, बोलना ही बंद कर देना सीधा। और छोटे छोटे जो कद्दू होते हैं, बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो छोटे छोटे कद्दू होते हैं, इन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो बहुत छोटे होते हैं, उनका सॉफ्ट पावर तो सबसे ज्यादा होता है, पता है ना आपको, पहले भी आपको शायद बताए होंगे। छोटे छोटे कद्दू होते हैं, जैसे ही उनको दिखता है कि सामने लंबे बाल वाली पीस आ रही है, तो उसको लगता है हाँ मेरा काम बन जाएगा, वो रोना शुरू कर देता है। क्योंकि उसे मालूम होता है कि माँ है तो ये तो मेरा काम बन ही जाएगा। जब वो बहुत छोटा होता है तो उसको पता होता है कि यही वो पीस है, हम जब भी रोते तो मेरा काम हो जाता है। और एक और पीस आता है छोटे छोटे बाल वाला, बाहुबली जैसा, उस पीस के सामने रोते हैं तो और मारता है। तो उस बच्चे को मालूम होता है कि किसके सामने रोना है, उसको भी, उस कद्दू को भी मालूम है किस पीस के सामने रोना है उनको मालूम होता है, ये सॉफ्ट पावर है। और माँ का तो जानते ही हैं उनका संबंध बच्चों के साथ कैसा होता है। पिता का संबंध अलग होता है, थोड़ा सा हार्ड पावर वाला होता है, माँ का होता है सॉफ्ट पावर वाला। अगर बच्चा रो भी रहा है तो वो पुचकारेंगे उसको, है ना। और जब बच्चा छोटा होता है तो खाना तो खाता नहीं, दूध ही पीता है वो, तो माँ के प्रति उसका ज्यादा समर्पण होगा ही। और जो बाप नाम का पीस होता है, यानी उस छोटे से कद्दू को भी मालूम है कि किस पीस के सामने रोना है, ये होता है सॉफ्ट पावर। और आप लोग को मालूम है एक बार रो दिया तो फिर माँ को रहा नहीं जाता है, वो उसको दुलारने लगती हैं, है ना। लेकिन अगर बाप के सामने रोया तो दो और लगेगा, ये जोर से आवाज आएगी चुप हो जाओ, क्या जोर से आवाज आती है, सोचिए उसको भी मालूम है सॉफ्ट पावर। तो ये सॉफ्ट पावर होता है। सॉफ्ट पावर से कई बार ना चीजें ज्यादा आसान रहती है, हार्ड पावर में समस्या रहती है। सॉफ्ट पावर में थोड़ा चीजें आसान रहती है, आपने किसी का नुकसान भी नहीं किया और अपना काम भी हो गया। तो अपना कार्य करने के लिए सॉफ्ट पावर ज्यादा इस्तेमाल करना अच्छा होता है, क्या हार्ड पावर की तुलना में ज्यादा अच्छा है। सबसे अच्छा है सॉफ्ट पावर, जो ज्यादातर महिलाएं यूज करती हैं, और छोटे छोटे जो कद्दू होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल। चलिए, तो ये तो आपका दिल्ली सल्तनत का सैन्य व्यवस्था भी पूरा हो गया, ठीक है। इसको सैन्य व्यवस्था भी पूरा हो गया।